तो चलिएगा वीडियो को लाइक कर देंगे, वॉइस वगैरह क्लियर है, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए 70 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सभी लोग यहाँ पर अपने अपने राइट आंसर करेंगे, कमेंट जरूर करते रहेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ध्यान से। कह रहा बैंक दर का अर्थ है, तो भैया बैंक दर का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। बैंक दर का अर्थ है, ये कह रहा है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या फिर अनुसूचित जाति बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग अर्थव्यवस्थाओं के साथ की दर या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक दर का अर्थ भैया क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है वो आपकी बैंक दर कहलाती है, बैंक दर होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। यदि आरबीआई जो है ना नगद कोषानुपात को अगर घटा दे तो कह रहा है यहाँ पर क्या साख सर्जन पर क्या असर होगा। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, उपरोक्त में से शब्द कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बढ़ जाएगी। आरबीआई अगर नगद कोषानुपात को घटा देगी तो जो सर्जन साख सर्जन का जो असर होगा भाई वो आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। पूंजीवादी क्या हो जाएगा, पूंजीवादी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 100 रुपए का जो नोट है कह रहा है द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो 100 रुपए का जो नोट है तो इसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के होते हैं, गवर्नर के, या भारत के राष्ट्रपति के, या वित्त मंत्री के, या फिर वित्त सचिव के। तो 100 रुपए में किसके हस्ताक्षर होते हैं ये याद आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपए पर जो हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों ये किसके होते हैं, तो सभी लोग याद रखें आरबीआई का गवर्नर। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो फंड एक्सचेंज आपका मेडी एजेंसी, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फिर फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फेमा का जो आपका पूर्ण रूप हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा आप सभी लोग। कह रहा है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप यहाँ पर कह रहा है निजी निवेश में, तो ब्याज दर की, या फिर आपकी शेयर कीमत की, यहाँ पर कह रहा है नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति, या व्यक्तिगत कर की। तो यहाँ पर फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा नई पूंजी का अनुमानित प्राप्ति, आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। कह रहा भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है आरबीआई है, और आपका नीति आयोग है, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आपका डी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तृतीयक है, प्राथमिक है, या द्वितीयक है, या फिर कृषि है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेवा क्षेत्र का जो आपका यहाँ पर कह रहा है सर्विस सेक्टर, तो कह रहा है इसका दूसरा नाम क्या होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र से आपका टर्सरी का आपका यहाँ पर तृतीयक हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीश कुरियन, या फिर एम एस स्वामीनाथन, या फिर नॉर्मन एडबर्ग। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? जब आर्थिक सुधार हुआ था 1991 में, तो पीवी नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? आर्थिक सुधार 1991 के तहत जो आपके प्रधानमंत्री हुए थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, आपका यहाँ पर ए नंबर एकदम ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। क्या भारत की वर्तमान औद्योगिक जो नीति अधिक उन्मुख है उसको बताना है। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख, अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, वैश्वीकरण की ओर या लोक क्षेत्र को बढ़ाने की ओर, उपयुक्त में सभी की ओर। तो वर्तमान में औद्योगिक नीति से अधिक उन्मुख है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर वैश्वीकरण की ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसकी ओर है? वैश्वीकरण की ओर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा BIFR संबंधित है, ये भैया किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ये आपका यहाँ पर दिया गया किससे संबंधित हो जाएगा? आपका दिया गया रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से या फिर स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं के नियंत्रण से या फिर खाद्य नियंत्रण से या फिर विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत की नई औद्योगिक नीति है, नीति घोषणा का वर्ष था। भारत की नई औद्योगिक नीति घोषणा का वर्ष था 1990, 1991, 1992, 1988। तो अभी बताया है कौन सा था? 1991 में। बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया? कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को नाम क्या दिया गया है? ई कामराम या फिर आपका कह रहा है ई सेवम या फिर ई बिक्री ई सेल। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका रकम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई रकम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1954, 1948, 1946, 1952। तो कहाँ से भैया ये शुरू किया गया? अधिक अन्न उपजाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 1948 आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? ई रकम अभी देखिए बताया है कृषि बीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पादन बेचने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता के सुधार के लिए, फिर किसान कर्ज वितरित करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने के ई रकम जो है ना नामक एक नया प्लेटफॉर्म खोला गया, कृषि उत्पाद बेचने के लिए खोला गया है। यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत के सकल घरेलू उत्पादन 2021 में कृषि और संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो आपका यहाँ पर दिया गया 14.39% या फिर 29.73% या फिर 15.875% या फिर 31.46%। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? 18 में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 15.87% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा कथन सही है। आप बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा? तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है सामाजिक और आर्थिक परिपूंजी का निर्माण। और यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। दूसरा देखिए, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास संतुलित सुनिश्चित करना भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों को संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही? तो यहाँ पर आपके सारे सही हो जाएंगे। तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ यहाँ से प्राप्त होती रहेंगी। कह रहा सार्वजनिक जो है ना निजी भागीदारी पर आधारित और संरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना है राकेश मोहन, आपका वी केलकर, अर्जुन सेन गुप्ता या फिर विवेक देवराव। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित और संरचना विकास पुनर्लोकन और परिष्करण हेतु गठित समिति का भैया अध्यक्ष कौन था?
तो यहाँ पर आपको बताना कौन था, वी के लेकर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो हरित क्रांति में, क्षेत्र क्रांति में, या स्वर्ण क्रांति में, पीली क्रांति में? तो तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा तो पीली क्रांति आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तिलहन से आपका पीली क्रांति से आपका इसका रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभांतरित हुए हैं? ये आपको बताना है, सर्वाधिक भाग आपके लाभांतरित हुए हैं, कहां से हुए हैं? तो पश्चिम बंगाल है आपका, बिहार है, असम है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो चलिएगा यहाँ पर 22 का राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपका सी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक हैं। तो आपका दिया गया उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज या सिंचाई, और यहाँ पर या फिर कह रहा है देखिएगा ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर राइट आंसर करना क्या बनेगा। तो यहाँ पर दिए गए कूट सहायता से हरित क्रांति का घटक कौन है? देखिए बिल्कुल आपको देखिए उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई, ये दोनों देखिए हरित क्रांति के यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया, उस रूस नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो आपका व्लादिमीर लेनिन है, या फिर जोसेफ स्टालिन है, या फिर लियोनिड ब्रेजनेव है, या फिर निकिता खुश्रेव है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जोसेफ स्टालिन याद रखेंगे। पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण को लागू किया था, तो जोसेफ स्टालिन आप इसको याद रखेंगे। वर्तमान में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो आपकी 9वीं है, 11वीं है, 10वीं है, फिर 12वीं है? तो वर्तमान में कौन सी, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी लागू है? तो भाई सभी को पता ही आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तेज और सम्मिलित विकास, तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, या फिर कह रहा है तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, या फिर तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो बनेगा मुख्य उद्देश्य क्या है, तेज, सतत एवं अधिक सम्मिलित विकास, आपका डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय काल में दिया गया था, 5वीं, तृतीय, या फिर चौथी, या फिर 6वीं? तो गरीबी हटाओ का नारा जो आपका दिया गया था, तो ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्थी से तात्पर्य है? तो नंबर यहाँ पर देखेंगे आपका आधुनिक एवं पराक्रम क्षेत्रों का सह अस्तित्व, या फिर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, या फिर विदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व, या फिर यहाँ पर कह रहा है आधुनिक एवं परंपरागत समाज का अस्तित्व? तो बिल्कुल यहाँ 28 में आप देखेंगे राइट आंसर इसका क्या बनेगा, बी नंबर बनेगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व से तात्पर्य इसका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पर 29 नंबर देखेंगे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का राइट आंसर हो जाएगा। आयात निर्यात जो है जिसको एक्जिम बोलते हैं, बैंक का स्थापित हुआ है। तो आयात निर्यात बैंक स्थापित कब हुआ था? 1981, 85, 1982, 1989। तो सुशांत सिंह, बिल्कुल हेलो, बिल्कुल भाई हेलो सुशांत। तो 30 नंबर देखेंगे, आयात निर्यात जो बैंक स्थापित हुआ था भैया 1982 में आपका स्थापित हुआ था, बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना आरबीआई की स्थापना तो 1937, 1935, 1940, 1941। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी तो भैया ये आपकी देखिए 1935 में हुई थी, डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में अब एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो आपके देखिए 2015 में आईडीएफसी बैंक, आपके दिया गया एचसीबीसी बैंक, या फिर बंधन बैंक, या फिर मुथूट फाइनेंस। तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। हाँ बिल्कुल देखिए आशुतोष पाठक 1935, हाँ बिल्कुल ही करेक्ट था भैया उसका। तो यहाँ पर आपको 32 नंबर में देखना है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बंधन बैंक आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भैया सी नंबर,
बंधन बैंक को करेक्ट आप लोग करेंगे। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है तो कौन सा भैया हो जाएगा? सिक्किम होगा, मणिपुर होगा, जम्मू कश्मीर होगा, नागालैंड होगा। बिल्कुल देखिए आशुतोष पाठक के राइट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है तो यहाँ पर आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा भैया। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम राज्य ऐसा जहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 4, 5, 6 या फिर 8। कितने बैंकों का भैया राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो यहाँ पर याद रखेंगे 6 आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। 6 यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? 2018 के अनुसार आपको बताना आरबीआई के जो गवर्नर थे वाई रेड्डी, उर्जित पटेल या फिर रघुराम राजन या फिर डी सुब्बा राव। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 35 का जो करेक्ट आंसर होगा तो आपका देखिए यहाँ बिल्कुल डॉक्टर उर्जित पटेल आपका राइट आंसर बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया। तो 4 या फिर आपका देखिए 6 या फिर 2 या फिर 8 कितनी बैंकें थी? संसद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितनी सहायक बैंकें थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर देखना है क्या हो जाएगा? बी नंबर। हाँ बिल्कुल देखिए बी नंबर राइट आंसर आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आशुतोष का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदर्शित करने के लिए अधिकार देता है? वित्त विधेयक या बैंकिंग अधिनियम, भारत के संविधान की धारा 11 है या फिर आरबीआई अधिनियम की धारा 7 है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो आरबीआई अधिनियम की धारा 7 आपका डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर बने। आरबीआई जो यहाँ पर दिया गया, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब उसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था। तो कहाँ पर था? बेंगलुरु था, पुणे था, कोलकाता था या फिर मुंबई था? इसको बताइएगा भाई। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? बिल्कुल यहाँ पर याद रखें कोलकाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोलकाता। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे क्या बनेगा? यहाँ कह रहा भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना कौन सा कथन सही हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों के शिकायत का समाधान करता है। बिल्कुल देखिए बैंकिंग लोकपाल का काम क्या होता है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों के शिकायतों का बिल्कुल देखिए समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में, यहाँ पर कह रहा है भारत में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इलाहाबाद बैंक है, पंजाब है, यूको है, फेडरल है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा? कौन सा बैंक जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो यहाँ फेडरल बैंक आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा। फेडरल बैंक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? जेके मेहता, आर.के. मुखर्जी या फिर एम.एस. स्वामीनाथन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। भारत में हरित क्रांति के जो प्रणेता थे सभी को पता है, एम.एस. स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका एम.एस. स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुनहरी क्रांति आप देखिए उद्यान से श्वेत, दूध से नीली है, कुक्कुट पालन से हरित है, आपकी कृषि से। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर नीली क्रांति आपका क्या हो जाएगा? नीली क्रांति आपकी सुमेलित नहीं हो जाएगी। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया तो कहां पर किया? गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। तो कहां पर महसूस किया गया ये आपको बताना है। 43 में। तो यहां पर आपका हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो महसूस किया गया था गेहूं के उत्पादन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड किस से संबंध है? फ्लड का जो है ना निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से, स्वच्छ जलापूर्ति से। तो यहाँ पर आपको 44 में करेक्ट आंसर करना है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा बी नंबर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो सेकंड है किससे संबंध रखता है? दुग्ध उत्पादन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेशकश की थी?
सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग किसने की थी? एचडीएफसी ने, एसबीआई ने, आईसीआई ने या फिर यस बैंक ने? तो कौन सी भाई बैंक हो जाएगी यहाँ पर आप बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे 45 का जो आपका हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं इसने प्रस्तुत की थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है? तो पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर सेंट्रल बैंक। बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपका सी नंबर हो जाएगा भाई। तो सी नंबर देखिए बिल्कुल जो लोग कर रहे हैं सी नंबर उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई देखिए आशुतोष का राइट आंसर आ रहा है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया था? तो यहाँ पर नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया? सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा या फिर बिल्कुल देखिए एसबीआई, अनिल कुमार अनिल यादव बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर आपका सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या राइट आंसर जो बनेगा। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। आपका बी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई। कृषि निर्यात जो आपकी दी गई कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाना है। तो आपका 40 बिलियन से अधिक है या फिर 60 बिलियन से अधिक है, 50 बिलियन से अधिक है, फिर 70 बिलियन से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 49 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यूएसएस तक बढ़ाना आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा तो बी नंबर आपका 60 बिलियन से अधिक आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तमिलनाडु था, पंजाब था या फिर उत्तराखंड था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है पहला भारतीय राज्य कौन था। तो यहाँ पर आपका देखिए उत्तराखंड राज्य आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आशुतोष के भी सही चल रहे हैं। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य उद्देश्यों में से नहीं है? तो यहाँ देखिए आपके 70 क्वेश्चन है भैया। तो भारत में कृषि विपणन के मुख्य उद्देश्य में नहीं है, आपको ये बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुकूल मंडी। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा। बिल्कुल भाई देखिए सी नंबर आशुतोष का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे भाई। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो भारत का कपास निगमन या फिर आपका भारतीय खाद्य नियम या फिर कृषि लागत और कीमतों का आयोग या भारत में कृषि नियम। तो बिल्कुल यहाँ 52 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत के कृषि नियम आपका राइट आंसर बनेगा। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? खाद्यान्नों का जो न्यूनतम मूल्य है ना प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय कृषि आयोग या फिर सरकार, राज्य सरकार या फिर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको 53 में राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आपका बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य नियम की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962 को, 14 जनवरी 1965 को, 25 जनवरी 1966 को, 1 जनवरी 1960 को। तो इसकी स्थापना भाई कब हुई थी? यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 14 जनवरी 1965। 14 जनवरी आप 1965 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि आयकर लगाया जा सकता है? भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर यहाँ पर कह रहा है केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। भारत में कृषि आयकर जो लगाया जा सकता है तो वो आपको याद रखेंगे राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कृषि विपणन की जो आपका दिया गया कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावित हुआ? कब से प्रभावित हुआ? दिसंबर 2013 या फिर आपका मार्च 2014 या फिर अप्रैल 2014, जुलाई 2014। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 56 में देखेंगे राइट आंसर जो बनेगा इसका अप्रैल 2014 आपका सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ना NAM क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार या फिर यहाँ पर कह रहा है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच या फिर कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए सी नंबर आपका करेक्ट, कृषि उपज एवं राष्ट्रीय ई व्यापार मंच आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आशुतोष का बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ कह रहा है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम में क्या कहा जाता है? आपका देखिए PMFBI या फिर एग्री उड़न या फिर आपका कह रहा है PMKSY या फिर आप कह रहा है एम करनेट। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका बी नंबर एग्री उड़न आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर के बाहर आर्थिक आपका देखिए सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो महालनोबिस द्वारा या फिर आपका पूरा मॉडल शहरी या फिर गांधीवादी या फिर आपका LPG। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर भैया करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका पूरा याद रखना, पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना जो आपको ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। यहाँ कार्य आपका देखिए दिया गया है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो है ना, जिसको अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मंत्रालय, और या फिर यहाँ पर आपको दे रहा है मानव संसाधन विकास या फिर स्वास्थ्य और कल्याण, और या फिर गृह मंत्रालय। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो है ना किस मंत्रालय के अधीन है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। ए नंबर देखिए आपका राइट आंसर बनेगा भैया। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार के अवसर की कमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे बड़ी जो है ना, सबसे सही व्याख्या है, सबसे सही व्याख्या क्या है? मजदूरों को अपने किए गए कार्यों की मजदूरी नहीं मिलती, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उसमें कम कर रहे हैं, या फिर मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से कमा कर रह रहे हैं, या फिर श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। महिलाएं जो है ना, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण जो आपकी योजना है के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र का निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? तो आपका 2016-17, 2018-19, 2017-18 फिर 2015-16। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है भैया, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर बनेगा 2017-18 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।